तो चलो, अब हमने देख लिया है कि भाई इंटेंसिटी का और स्टॉपिंग पोटेंशियल का क्या इफेक्ट होता है सैचुरेशन करंट और स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं। जैसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन जनरल बेसिक्स ताकि याद रहे, तो आपको बताना है फाइंड मैक्सिमम लीनियर मोमेंटम of a photoelectron emitted when 400 nanometer light falls on a metal with work function 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ट्राई करो सभी लोग। चलो देखो, तो हमें बताया गया है कि एक फोटोन आया है जिसकी वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर। तो आप उसकी एनर्जी भी निकाल सकते हो। एनर्जी हो जाएगी एच सी बाय लैम्डा या 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम या 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर अपॉन 400 नैनोमीटर। ठीक है ना। अगर हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं कितना मिल जाएगा हमें, ये मिल जाएगा आपको 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी आने वाले फोटोन की एनर्जी 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब आइंस्टाइन की इक्वेशन अगर यूज़ कर लें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, तो एच न्यू ये होना चाहिए वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो जिस इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी उसी की तो मोमेंटम भी मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पुट कर दो 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क फंक्शन 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। यहाँ से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपको जो मिल जाएगी वो मिल जाएगी 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस अब आपको इसका मोमेंटम निकालना है। पार्टिकल्स के लिए हमें पता है काइनेटिक एनर्जी हो जाती है p²/2m। तो भाई मैक्सिमम मोमेंटम हो जाएगा √2m काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, यानी पुट कर दो √2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 10⁻31। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ से मैक्सिमम मोमेंटम की वैल्यू हमें जो मिल जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास 4.2 इंटू 10⁻⁻25 kg मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट किसी को? चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो when light of 400 nanometers is used, a negative potential of 1.1 volt is needed to stop photo current। जो करंट फ्लो करता है उसे स्टॉप करने के लिए पूरी तरह से 1.1 वोल्ट चाहिए। तो आपको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बतानी है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ मेटल। ट्राई करो भाई। ओके देखो, तो बेसिकली आपको बताया गया है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल ये हमारा 1.1 वोल्ट है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो होगी इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन की वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। अब बस हम इक्वेट कर दें अगर, तो हम कह सकते हैं एच न्यू ये होना चाहिए एच न्यू नॉट
ये थ्रेशोल्ड वेव फ्रीक्वेंसी प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो एच न्यू नॉट की वैल्यू आपको मिलेगी एच न्यू माइनस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, जो कि कितनी हो गई, ये हो जाएगी हमारे पास 400 नैनोमीटर की लाइट गिरी है, यानी एच न्यू की वैल्यू तो हो जाएगी 1240 बाय 400, यानी कि 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 3.1 माइनस 1.1 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थ्रेशोल्ड बेसिकली वर्क फंक्शन है। वर्क फंक्शन आपको मिल चुका है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, वर्क फंक्शन किसके इक्वल होता है, ये होता है एच सी बाय लैम्डा थ्रेशोल्ड। तो लैम्डा थ्रेशोल्ड को मैं कह सकता हूँ एच सी, जो हो गया 12400 अपॉन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। ये हमारे पास एनर्जी है। इसे अगर हम सॉल्व करते हैं हमें क्या मिल जाएगा, लैम्डा थ्रेशोल्ड की वैल्यू कितना हो गया 620 6200 एंगस्ट्रॉम या 620 नैनोमीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा। कोई डाउट किसी को? चलो देखो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक फील्ड associated with a monochromatic beam becomes 0 1.2 into 10 raised to power 15 times per second. Find the maximum kinetic energy of ejected photoelectron from a metal of work function 2 electron volt when this beam is incident on it. ट्राई करो। तो इस बार कुछ अलग लैंग्वेज में दी गई हैं चीजें, कोशिश करो समझने की। चलो देखो, तो यहाँ पे थोड़ी सी वेव का यूज कर लिया गया है। लाइट के बारे में हमें पता है कि मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दी गई है इस तरह से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से परफॉर्म करती है, ऑसिलेट करेगी कुछ इस तरह से। तो ये 0 है, ये t/2, और ये हो गया टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ वेव। तो बेसिकली इन वन टाइम पीरियड या इन वन ऑसिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स 0 2 टाइम्स। दिख रहा है कि नहीं? वेव अगर इस तरह से आगे बढ़ रही है v से, इसी को तो हम बोलते हैं लैम्डा, और लैम्डा डिस्टेंस चलने का ही तो होता है टाइम पीरियड। तो बेसिकली एक टाइम पीरियड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है 2 बार। आपको दी गई है फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है 1.2 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज पर सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव क्या होगी, या फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जो है वो क्या होगी, वो मैं सीधे सीधे कह सकता हूँ वो इसका हाफ होने वाली है, यानी 1.2 इंटू 10⁻15 बाई 2, यानी कि 0.6 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जो कि गिर रही होगी। तो सिर्फ ये याद रखना है कि एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने में इलेक्ट्रिक फील्ड 2 बार क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो उसका टाइम पीरियड इससे क्या होगा, डबल होगा, मतलब हाफ होगा। ठीक है ना। अब हम निकाल लेंगे बस सीधे सीधे क्या, एनर्जी ऑफ फोटोन। ये होता है एच न्यू, और फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है 6.6 इंटू 10⁻−34 इंटू म्यू है 0.6 इंटू 10⁻15। तो ये हमें मिल जाएगा 3.96 इंटू 10⁻−19 जूल। तो इतनी एनर्जी लेके हमारा कौन आ रहा है,
फोटोन आ रहा है। ठीक है, अब आपको वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, तो एनर्जी को मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो E से डिवाइड कर दो, वो आ जाएगा 3.96 टू 10⁻⁻19 बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना, अगर हम 3.96 को डिवाइड कर दें 1.6 से, तो हमें मिलता है 2.475 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बड़ी आसानी से बता सकते हो, वो जानी चाहिए एच न्यू माइनस फाइव। ये हो गया 2.47 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 0.47 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। समझ आया? कोई डाउट किसी को? तो अब एक इम्पॉर्टेंट कर्व इसके अंदर प्लॉट होता है, जो कि हमें याद भी रखना होता है। ठीक है, तो आइंस्टाइन की रिलेशन आपको मिल चुकी है, या जिसे हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये हमें मिल चुकी है, और इक्वेशन आ जाती है कि एच न्यू इज इक्वल टू फाइव प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है ना? तो अब हम क्या करते हैं, प्लॉट क्रिएट करना चाहते हैं किसके बीच में, V और 1/λ के बीच में, जहां V स्टॉपिंग पोटेंशियल है। ठीक है ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस 1/λ। तो एक चीज आप देख सकते हो सीधे सीधे से, क्या, एच न्यू ये हो जाएगा एच न्यू नॉट, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गई आपकी, प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को मैं कह सकता हूँ E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये हम देख चुके थे फॉर्मूला पहले ही। तो यहाँ से स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs, अगर मैं इसे बोल रहा हूँ, स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें मिल जाएगा एच सी बाई ई इंटू 1/λ माइनस फाइव बाई ई। दिख रहा है कि नहीं? कैसा कर्व आ रहा है दोनों के बीच में? अगर आप Vs को y एक्सिस पे प्लॉट करो, 1/λ को x एक्सिस पे प्लॉट करो, तो ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में है, यानी कर्व जो बनेगा वो आपका स्ट्रेट लाइन बनेगी, है कि नहीं? अच्छा, 1/λ की वैल्यू जब जीरो भी होगी, तब भी हम देख सकते हैं y इंटरसेप्ट जो आ रहा है माइनस फाइव बाई ई आ रहा है, यानी कि कुछ इस तरह का कर्व बनना चाहिए, और ये है आपका माइनस फाइव बाई ई। समझ आया? इस एंगल थीटा की अगर मैं बात करूं, तो ये है स्लोप। ठीक है ना, स्लोप टेन थीटा अगर आप देखो, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या है, वो है एच सी बाई ई, जो कि हमारा स्लोप है, और ये कैसा आ रहा है, कांस्टेंट फॉर ऑल मेटल्स। कोई भी मेटल अगर आप ले लो, उनके लिए इन चीज़ों की वैल्यू तो क्या आने वाली है, फिक्स ही आने वाली है, क्योंकि एच सी और इलेक्ट्रॉन का चार्ज वो तो फिक्स ही है, तो पूरी तरह से क्या आता है, कांस्टेंट आता है। तो डिपेंडिंग ऑन वर्क फंक्शन ये ग्राफ शिफ्ट होगा, यानी किसी और मेटल के लिए भी मैं बनाऊंगा तो लाइन एग्जैक्टली पैरेलल ही बनेगी, बस उसका वाई इंटरसेप्ट बदल जाएगा। ये हो गया माइनस फाइव बाई ई, ये फाइव टू हो गया, ये फाइव वन हो गया। तो इसको अगर मैं मेटल वन बोल दूं, और यह है आपका मेटल टू, तो पहली चीज तो याद रखनी है, इस कर्व के लिए स्लोप तो किसी भी मेटल को आप ले लो सेम आने वाला है। ठीक है ना, लेकिन हाँ, जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा उसके लिए आप देख सकते हो कि जीरो स्टॉपिंग पोटेंशियल पर, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल ना लगाने पर 1/λ की वैल्यू ज्यादा आएगी। बता सकते हैं कि नहीं हम? सीधे सीधे हमें दिख जाएगा यहाँ से क्या, कि वर्क फंक्शन ऑफ मेटल टू इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन ऑफ मेटल वन। कोई समस्या? बोलो भाई। क्लियर है?
तो एक ग्राफ बस आपको क्या करना है, याद रखना है। और इसके साथ मेनली जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है आपका वो खत्म हो जाता है। वो हमें पढ़ना है वेव पार्टिकल डुअलिटी, क्योंकि अभी एस्टैब्लिश हो चुका है खास करके माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, कि वो वेव और पार्टिकल दोनों की तरह क्या कर सकते हैं, बिहेव कर सकते हैं। ये चीज़ हम समझ चुके हैं, ठीक है ना। तो मेनली हमें फोकस करना है किसके ऊपर, फोटोन के ऊपर। तो फोटोन के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं लिखा ही चुका हूँ, एक बार फिर से ज़रा रिवाइज कर लेते हैं। फोटोन के लिए हमें ये पता है कि भाई मास जो होता है एट रेस्ट ऑफ फोटोन वो ज़ीरो होगा, पर उसके पास मोमेंटम नॉन ज़ीरो होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे रिलेटिविटी थ्योरी आती है। एज पर रिलेटिविटी ये डिफाइन किया गया था कि एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल को आप डिफाइन कैसे करोगे, आप डिफाइन करोगे एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल स्क्वायर इज पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4, ठीक है ना। जहाँ सी आपका स्पीड ऑफ लाइट है और एम नॉट यह है रेस्ट मास। तो अगर हम फोटोन की बात करें तो फोटोन के लिए तो एम नॉट की वैल्यू क्या है भाई, ज़ीरो है। अगर एम नॉट की वैल्यू ज़ीरो है तो सीधे मैं कह सकता हूँ कि ई की वैल्यू क्या है, पी सी है। पी जहाँ पे मोमेंटम ऑफ फोटोन है, और मोमेंटम का फॉर्मूला यहाँ से हमें ई बाय सी मिलता है, या जिसको हम एच बाय लैम्डा भी कहते हैं। तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब क्योंकि फोटॉन्स के पास मोमेंटम है, तो अगर किसी वजह से इनका मोमेंटम चेंज हो तो ऑब्वियसली ये फोर्स भी एग्जर्ट कर सकते हैं। यानी लाइट अगर किसी ऑब्जेक्ट पे गिरती है तो वो उसके ऊपर फोर्स जरूर लगाएगी, है ना। तो कुछ चीज़ों के डायरेक्ट रिजल्ट हम यहाँ पे याद करेंगे ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। जैसे सबसे पहले रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटॉन्स, इसके क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड। तो मान लो आपके पास एक सोर्स है लाइट का जिसकी पावर पी है, तो ये पर सेकेंड कितने फोटॉन्स फेंक रहा होगा अगर ये रेडिएशन एमिट करता है ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड आप बड़ी आसानी से बता देते हो कि नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड हो जाएगा टोटल पावर अपॉन एनर्जी ऑफ वन फोटॉन, जो कि होती है एच सी बाय लैम्डा, ठीक है ना। तो इसको रिजल्ट की तरह भी हमें याद रखना है, ये नहीं कि एग्जाम में हम यही सोचते रहें। बेसिकली पावर है टोटल एनर्जी पर सेकंड कितनी रेडिएट हो रही है, और एक फोटोन की एनर्जी है एच सी बाय लैम्डा। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड जो होगा वो आपको मिल जाएगा कितना, पी लैम्डा बाय एच सी, ठीक है। तो यहीं से एक टर्म डिफाइन होती है जिसे कहा जाता है फोटोन फ्लक्स। अब फ्लक्स आपको पता है, आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखा है, आपने मैग्नेटिक फ्लक्स देखा है। फ्लक्स बेसिकली होता है क्वांटिटी क्रॉसिंग अ गिवन एरिया पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे हो जाता है बेसिकली फोटॉन्स क्रॉसिंग एन एरिया पर यूनिट टाइम। हर सेकंड कितने फोटॉन्स किसी एरिया को कट करके निकल रहे हैं, उसे आप क्या कह देते हो, फ्लक्स कह देते हो फोटॉन का, ठीक है ना। मान लो कि हमारे पास ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है इस तरह से, मान लेता हूँ एरिया हमें दिया गया है एस, और एक बीम आ रही है फोटॉन्स की कुछ इस तरह से, और इसे क्रॉस करके जा रही है, ठीक है ना। तो अगर हमसे बोला जाए कि फोटोन फ्लक्स क्या होगा, तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हो। ऐसा सोच के देखो कि कितने फोटॉन्स
पर यूनिट टाइम एमिट किए जा रहे होंगे। वही फोटॉन्स तो इसे क्रॉस करके भी जा रहे होंगे। इस बीम के अंदर जितने फोटॉन्स पर यूनिट टाइम एमिट हो रहे होंगे, वही फोटॉन्स तो पर यूनिट टाइम इसे निकल के जा रहे हैं इससे बाहर। तो वो सिंपली हो जाएगा n अपॉन एरिया s। n हम निकाल ही चुके हैं, p लैम्डा बाय एच सी, और अपॉन क्या आ गया s। यहाँ से हमें मिल जाता है ये p लैम्डा बाय एस एच सी। ये हो जाता है आपका फोटोन फ्लक्स, जहाँ h है आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो और दूसरे तरीके से जो याद रखा जाता है वो हो जाता है आई लैम्डा बाय एच सी। आई जहाँ पे क्या हो गई, आई हो गई इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट दैट पॉइंट। क्योंकि देखो पावर अपॉन एरिया, इंटेंसिटी क्या होती है, पावर अपॉन एरिया। जितनी पावर क्रॉस कर रही है एस एरिया को अगर हम डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगी, इंटेंसिटी। नोट डाउन कर लो इसे, इस पे क्वेश्चंस करने होंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक बता देता हूँ, याद रखना। मान लो आपके पास एक पॉइंट सोर्स है लाइट का, और उसकी पावर आपको P दी गई है, और पूछा जाए कि उससे डिस्टेंस x पर यूनिट एरिया यानी कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया को कट करने वाला फोटोन फ्लक्स कितना है। तो वो आप बड़ी आसानी से बता सकते हो। फोटोन फ्लक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगी इंटेंसिटी x दूरी पे। इंटेंसिटी होती है पावर अपॉन सरफेस एरिया, याद है सबको, 4πx²। इंटेंसिटी इंटू लैम्डा बाय एच सी। समझ आ रहा है? ये मैंने क्या लिख दी, इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस x लिख दी। ये तो हम पहले भी देख चुके हैं, कुछ नया नहीं है इसमें। क्लियर है? हाँ है ना, बोलते जाओ भाई। ओके, अगली टर्म आती है कई बार क्वेश्चंस में, जिसे कहा जाता है फोटोन डेंसिटी इन अ लेजर बीम। देखो ऐसा मत सोचना कि बहुत ज्यादा कुछ नया पढ़ रहे हैं हम, उन्हीं चीजों को रिपीट कर रहा हूं मैं जो आपको पता है। फोटोन की डेंसिटी इन अ लेजर बीम। अब लेजर बीम आपको पता है, आप सभी ने लेजर बीम देखी होगी, सस्ता खिलौना मेले वेले में मिलता है, ठीक है ना। तो होता क्या है, उसमें ढेर सारे फोटॉन्स होते हैं जो कि आगे बढ़ रहे होंगे किसी स्पीड v से। हमें बताना है डेंसिटी ऑफ फोटॉन्स। इसका मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो मान लो कि लेजर बीम जो है आपकी, उसका एरिया हमें दे दिया गया है s। तो अगर v मीटर पर सेकंड से सारे फोटॉन्स चल रहे हैं तो 1 सेकंड में वो कितना आगे बढ़ जाएंगे, v डिस्टेंस ही आगे बढ़ जाएंगे। तो इस रीजन के अंदर जितने फोटॉन्स हैं अपॉन इसकी वॉल्यूम, वही तो क्या हो जाएगी, फोटोन डेंसिटी हो जाएगी। फोटोन डेंसिटी बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। तो रो पी, फोटोन की डेंसिटी को मैं सिंपली क्या बता सकता हूँ, जो भी इसे फ्लक्स क्रॉस कर रहा होगा फोटॉन्स का 5p, ये पर यूनिट एरिया है, इनटू टोटल एरिया s अपॉन वॉल्यूम जो है इस सिलेंडर की जिसको मैंने शेड किया है, हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ यानी कि s इंटू वी। समझ आया? तो फोटोन डेंसिटी का फॉर्मूला हमें सिंपली मिल जाता है फोटोन फ्लक्स बाय वेलोसिटी v। बड़ा ही सिंपल सा, याद रखना। अब अगर वैक्यूम में है तो v की वैल्यू c हो जाएगी इन वैक्यूम, और अगर किसी और मीडियम की बात है तो उसकी आप वेलोसिटी ले लोगे। क्लियर हुई बात? तो फोटोन फ्लक्स का फॉर्मूला याद रखना इंपॉर्टेंट है, आई लैम्डा बाय एच सी। फोटोन फ्लक्स आई लैम्डा बाय एच सी, और फोटोन डेंसिटी फोटोन फ्लक्स बाय वेलोसिटी। ठीक है,
नोट डाउन कर लिया सबने? चलिए सवाल कर लेते हैं कुछ। तो पहले बड़ी आसान सा जैसा हम कर चुके हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड बाय सोडियम लैंप इन 10 आवर्स। ठीक है ना? अगर आपको दे दिया गया है कि वेवलेंथ, इसे मैं ले लेता हूं कुछ 6000 एंगस्ट्रॉम, सोडियम जो लाइट फेंक रहा है, और पावर मैं आपको बता देता हूं, मान लो 10 मिली वॉट। ट्राई करो। तो सिंपल सा है, फॉर्मूला लगा देंगे सिंपली, नंबर ऑफ फोटॉन्स पी लैम्डा बाय एच सी, क्योंकि एक फोटोन की एनर्जी एच सी बाय लैम्डा है। ठीक है ना? तो या तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लो या डायरेक्टली लिख सकते हो, पावर 10 मिली वॉट इंटू लैम्डा 6 एंगस्ट्रॉम बाय एच इंटू सी। इससे आपको क्या मिल जाएगा? नंबर मिल जाएगा। कैलकुलेशन है, सिंपल सी कर सकते हो। ठीक है, तो ये लगभग आ रहा है, जैसा कि मुझे बता रहे हैं, 108 इंटू 10⁻19। ठीक है ना? करके देख लेना एक बार, ऑलमोस्ट इतना आ जाना चाहिए। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो सोर्स पावर आपको दी गई है 1 मिली वॉट, और उसके अंदर वेवलेंथ एमिट हो रही है 4560 एंगस्ट्रॉम ऑन अ मेटल of work function 2 electron volt. Okay, efficiency of the source is 0.5%। ठीक है ना? यानी 0.5% ही सिर्फ क्या होते हैं, लाइट में जाती है टोटल एनर्जी का। फाइंड फोटो करंट emitted from surface। ठीक है ना? हाँ, ऊपर वाले में एक गड़बड़ हो गई, 10 आवर्स लेना था हमें, तो ये तो नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड होगा, तो इंटू 10 आवर्स चाहिए, तो बेसिकली 1 मिनट में 60 सेकेंड इंटू 60 मिनट इंटू 10, ये और करना पड़ेगा। ठीक है ना? उसे सॉल्व करके निकाल लेना जो भी आंसर आपको आ रहा है। ये तो मैंने पर सेकेंड का निकाला था ना, इंटू टाइम टी कर देंगे, पर सेकेंड इंटू टाइम टी। ठीक है, ये वाला ट्राई कर लो जरा सभी लोग। यानी सोर्स की पावर का 0.5% ही ऐसे फोटॉन्स को प्रोड्यूस कर रहा है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल पाएंगे। ठीक है ना? तो इफेक्टिव पावर कितनी बची? वो हो गई 1 मिली वॉट इंटू 0.5%, यानी 0.5 इंटू 10⁻⁻²। इतनी पावर फोटॉन्स को जनरेट करने के काम में आ रही है। नंबर ऑफ फोटॉन्स n, बड़ी आसानी से हम बता सकते हैं कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ फोटॉन्स। ये हो जाएगा पावर इफेक्टिव अपॉन एच सी बाय लैम्डा, है कि नहीं? ठीक है, चलो पावर हमें दी गई है 1 मिली वॉट इंटू 0.5 इंटू 10⁻⁻² इंटू लैम्डा जो है वो है 4560 एंगस्ट्रॉम अपॉन एच सी।
समझ आया? यानी कि इतने नंबर ऑफ फोटॉन्स आ रहे हैं, तो इतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है बाहर निकलने वाले हैं। समझ आ रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि बाहर निकलने वाले हैं वो भी कितने हो गए? इतने ही हो गए। अब बोला जा रहा है आपको फोटो करंट बताना है। फोटो करंट का मतलब क्या हो जाएगा? पहले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यह है नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो इतने फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड बाहर निकल रहे होंगे, है ना? तो चार्ज पर यूनिट टाइम, इसी को तो हम क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। टोटल चार्ज किसको बोलते हैं हम? टोटल चार्ज पर यूनिट टाइम। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा n इंटू ई, यानी कि 10⁻³ इंटू 0.5, 10⁻² इंटू 4560, 10⁻10 इंटू ई, 10⁻19 अपॉन 6.6 इंटू 10⁻34 to 3 into 10 is to power 8, 184.2 into 10 is to power -8। ये हमें मिल रहा है करंट, या आई को मैं सिंपली बोल सकता हूँ 1.842 माइक्रो एम्पियर। कोई डाउट किसी को? ठीक है, तो क्वेश्चन है, अ लाइट सोर्स emits λ1 which is 4144 angstrom, λ2 जो है 4972 angstrom, and λ3 which is 6216 angstrom, with a total intensity equal to 3.6 into 10 is to power -3 watt per meter square, equally distributed in 3 wavelengths। ठीक है ना? the light is incident on a metal with work function 2.3 electron volt if one photon ejects one photoelectron find number of photoelectrons emitted in 2 seconds from 1 meter square area of the metal। ट्राई करो। देखते कैसे होगा। तो सबसे पहले तो 3 डिफरेंट वेवलेंथ उसके ऊपर गिराई जा रही हैं। सबसे पहला काम हमें करना चाहिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कैलकुलेट करने का। वो हो जाएगा hc बाय वर्क फंक्शन, यानी कि 12400 बाय वर्क फंक्शन जो कि हमें दे दिया गया है 2.3, है कि नहीं? तो 12400 डिवाइडेड बाय 2.3 यह हमें दे देगा 5391 एंगस्ट्रॉम। यानी ये कट ऑफ वेवलेंथ है, इससे ज़्यादा वेवलेंथ की लाइट अगर आप गिराओगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। यानी जो 3 वेवलेंथ आपके पास आई थी 4144 एंगस्ट्रॉम, उसके गिरने से फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। 4972 एंगस्ट्रॉम, उसके गिरने से फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। पर जो आपकी 6216 एंगस्ट्रॉम है
उसके गिरने से कोई फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि उसकी वेवलेंथ कट ऑफ वेवलेंथ से क्या है, ज्यादा है। बात समझ आई? अब बोला गया है कि टोटल इंटेंसिटी आपको दी गई है, तो इंटेंसिटी ऑफ ईच वेव, इंटेंसिटी ऑफ ईच, ये आपको मिल जाएगी 1.2 इंटू 10⁻³ वॉट पर मीटर स्क्वायर, है कि नहीं? तो मैं देख लेता हूं टोटल एनर्जी इंसिडेंट, टोटल एनर्जी इंसिडेंट, तो एनर्जी हो जाती है आपकी इंटेंसिटी इंटू एरिया, एरिया 1 मीटर स्क्वायर लिया गया है, यानी 1.2 इंटू 10⁻³ जूल, ठीक है ना? यही आपको सिंपली क्या मिलने वाला है, पर सेकेंड, ये आपको मिलने वाली है एनर्जी। तो उस मेटेलिक सरफेस के ऊपर 1.2 इंटू 10⁻³ जूल पर सेकेंड दोनों वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग गिर रहा होगा। गिर तो तीसरे के भी करस्पॉन्डिंग रहा है, पर वो कोई लाइट बाहर नहीं निकाल पा रहा। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ फर्स्ट वेवलेंथ, ये आपको मिल जाएंगे टोटल एनर्जी बाय hc बाय λ1, और नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ सेकेंड, ये मिल जाएंगे टोटल एनर्जी अपॉन hc बाय λ2। बात समझ आई कि नहीं? वैल्यूज पुट कर देते हैं। n1 की वैल्यू आपको मिलेगी, पहले की एनर्जी, दोनों की एनर्जी तो सेम ही है, 1.2 इंटू 10⁻³ इंटू λ1 है 4144 इंटू 10⁻10 अपॉन h, यानी 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू CH3 इंटू 10⁸ प्लस n2, यह है आपका 1.2 इंटू 10⁻³ इंटू 4972 इंटू 10⁻10 बाय 6.6 इंटू 10⁻34 और इंटू 3 इंटू 10⁸। ये टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स आके उसके ऊपर गिरने वाले हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, इसको अगर मैं एन नॉट बोल देता हूँ टोटल, ठीक है ना, एन नॉट बोल देता हूँ, तो टोटल नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इन 2 सेकेंड्स, इन 2 सेकेंड, ये सिंपली क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स एन नॉट, यानी टोटल नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड, ये आपको सिंपली मिल जाएगा 1.2 इंटू 10⁻³ अपॉन 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸, 10⁻10 भी कॉमन ले लेते हैं, 4144 प्लस 4972, इसे सॉल्व करने से ये आपको मिलेगा 11 इंटू 10⁻15, और ये हमारा आंसर है। कोई डाउट किसी को? तो अगली चीज आ जाती है फोर्स एक्सर्टेड, फोर्स एक्सर्टेड बाय लाइट ऑन अ सरफेस। तो अगर आप HCV सॉल्व करना स्टार्ट करोगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, तो शुरुआत के सारे क्वेश्चन आपको इसी कॉन्सेप्ट पे मिलेंगे, जो है फोर्स एक्सर्टेड बाय लाइट ऑन अ सरफेस। तो मान लो कि मेरे पास एक सरफेस है इस तरह से, ठीक है ना, और यहां से एक लाइट की बीम आ रही है जो उसके ऊपर गिर रही है। लाइट की बीम जो उसके ऊपर आके गिरती है, तो ऐसा देखा गया कि उस सरफेस के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगता है। कितना फोर्स लगता है उसी की कैलकुलेशन हमें करनी है। मान लेते हैं यहाँ से जो फोटॉन्स आ रहे हैं उनकी पावर आपको दी गई है, पावर है P। तो P पावर के फोटॉन्स लगातार आ रहे होंगे। क्या बता सकता हूँ मैं फोटोन फ्लक्स बता सकता हूँ आपको। फोटोन फ्लक्स यानी 5P सिंपली आपका कितना हो जाएगा, P लैम्डा बाय HC, ठीक है ना। इस सोर्स के अंदर अगर हमें पावर दे दी गई है तो ये होगा। और हमें पता है मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन, मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन, हर फोटोन का मोमेंटम कितना होगा, तो वो भी आपको पता है h बाय लैम्डा, फॉर्मूला हम पहले ही देख चुके हैं।
तो अब फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो इस ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद पर यूनिट टाइम जितना मोमेंटम ऑब्जेक्ट्स का चेंज हो जाएगा, जितना फोटॉन्स का मोमेंटम चेंज हो जाएगा, वही तो हो जाएगा फोर्स। तो फोर्स कैलकुलेशन के लिए तीन फिनोमेना हम कंसीडर करते हैं। पहला हम करते हैं कंप्लीट एब्जॉर्प्शन। कंप्लीट एब्जॉर्प्शन यानी लाइट आके किसी सरफेस पे गिरी और उसने पूरी तरह से उसे क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। ऐसा कौन कर पाता था? ब्लैक बॉडी। समझ आ रही है बात? तो आपके पास एक सरफेस है इस तरह से, ठीक है ना, और उस पर लाइट आके गिरती है और पावर ऑफ लाइट आपको दी गई है अगर P, जो कि उसके ऊपर आके गिर रही है, और आपसे पूछा जाए कि फोर्स कितना होगा, तो क्या आप फोर्स बता सकते हो? बोलो, सोच के देखो जरा सभी लोग। वो हो जाएगा टोटल फोटॉन्स जितने आ रहे हैं, जो कि फोटोन फ्लक्स यानी कि P लैम्डा बाई एच सी इंटू मोमेंटम ऑफ एक फोटोन यानी H बाई सी। तो फोर्स आपको जो मिलता है वो सिंपली मिल जाता है P बाई सी। P जहाँ पे याद रखना पावर है, गलती से लोग मोमेंटम याद रख लेते हैं। P जहाँ पे क्या है? पावर है। बात समझ आई? कंप्लीट एब्जॉर्प्शन यानी कि इनिशियल मोमेंटम H बाय लैम्डा और फाइनल मोमेंटम जीरो। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ है? H बाय लैम्डा। ये सॉरी C नहीं, लैम्डा है। मैंने टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स जो आ रहे होंगे इनटू मोमेंटम ऑफ वन फोटोन कर दिया और हमें ये आंसर मिल गया। डायरेक्टली फॉर्मूले की तरह याद रख सकते हो या फिर लॉजिकली समझ सकते हो। कोलिजन क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, तो सारे फोटॉन्स अगर एब्जॉर्ब हो गए तो उन पे जितना भी मोमेंटम था वही तो किस में गया होगा? फोर्स में। अगला केस जो आता है वो आता है कंप्लीट रिफ्लेक्शन का। कंप्लीट रिफ्लेक्शन, कंप्लीट रिफ्लेक्शन का मतलब क्या हुआ कि ये आपकी सरफेस है और फोटोन इस तरह से आ रहे थे H बाय लैम्डा मोमेंटम लेके, और टकराने के बाद वो इस तरह से वापस चले जाते हैं H बाय लैम्डा मोमेंटम लेके। क्या आप बता सकते हो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? बचपन में सीखा था हमने। चेंज इन मोमेंटम मैं बता सकता हूँ 2H बाय लैम्डा। हुआ कि नहीं? 2H बाय लैम्डा है चेंज इन मोमेंटम। तो फिर से फोर्स एक्सर्टेड कितना आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स P लैम्डा बाय एच सी इंटू 2H बाय लैम्डा, और फोर्स की वैल्यू आपको मिल जाती है कितनी? 2P बाय सी। जैसे कंप्लीट एब्जॉर्प्शन के केस में P बाय सी है, कंप्लीट रिफ्लेक्शन के केस में 2P बाय सी हो जाएगी। लॉजिकल एकदम। किसी को कोई डाउट तो नहीं? अच्छा, तीसरा और आखिरी केस जो आता है वो आता है पार्शियल एब्जॉर्प्शन, या इसे पार्शियल रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। ठीक है ना? तो सरफेस का एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट आपको दिया जाएगा, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, जिसे मैं नाम दे रहा हूं यहाँ पे A, और इसी तरह से रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट दिया जाएगा जिसे मैं नाम दे रहा हूं B। ये बेसिकली परसेंटेज बताता है, फ्रैक्शन बताता है। A प्लस बी की वैल्यू 1 लेके चलते हैं हम। यानी अगर 30%, एग्जाम्पल में दे देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, इफ 30% एब्जॉर्ब्ड, तो इसका मतलब है A है 0.3, तो रिफ्लेक्टेड कितना होगा? 0.7। समझ आ रही है बात? तो फिर फोर्स क्या हो जाएगा उस केस में? नेट फोर्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्स ड्यू टू एब्जॉर्प्शन प्लस फोर्स ड्यू टू रिफ्लेक्शन। फोर्स ड्यू टू एब्जॉर्प्शन कितना होगा? तो वो हो जाएगा A टाइम्स P बाय सी,
है कि नहीं, प्लस b टाइम्स 2p/c। अरे सही कह रहा हूं, मैंने बस फ्रैक्शन से क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया उन्हें, नंबर ऑफ फोटॉन्स का फ्रैक्शन आ जाएगा कि नहीं। तो नेट फोर्स की जो वैल्यू आपको मिल जाएगी वो मिल जाएगी p/c a + 2b। कोई दिक्कत? बोलो। सिंपल है। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर इसके ऊपर। इफ अ सरफेस absorbs 40% of radiations incident on it, find the force exerted on it by a laser beam of power P is equal to 10 watt। ट्राई करो सभी लोग। वन 1.6/3 बेसिकली मैंने ये फॉर्मूला यूज किया है कि फोर्स ये होगा p/c a + 2b। ए एब्जॉर्प्शन का 0.4 दिया है, तो रिफ्लेक्शन का 0.6। बस पावर की वैल्यू, स्पीड ऑफ लाइट a + 2b, यहाँ में मिल गया कितना 1.2 + 0.4 यानी 1.6 × 10 अपॉन 3 × 10⁸ जो कि आपको कितना मिल जाएगा 5.3 × 10⁻⁻8 न्यूटन। तो काफ़ी धीमा सा फोर्स लगा पाती है लाइट, जैसा कि हमें पता ही है। अगर लाइट बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रही होती तो दुनिया में तबाही मच गई होती। बहुत ही कम फोर्स रहता है। ठीक है, अब इसमें और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनते हैं जब 3D ऑब्जेक्ट हो, आपके पास अलग अलग शेप हो, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो कल जो ये चैप्टर है, ये चैप्टर भी हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है।